हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हम आज एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हमारे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट मैथमेटिक्स का, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। सो गाइस, ये परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में समझने की जरूरत है, बिकॉज यहां से तो 1 से 2 नंबर तो कन्फर्म है ही फ्रॉम दिस वेरी टॉपिक जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज प्रोबेबिलिटी में होता है, जो प्रोबेबिलिटी आपके मैथ्स में भी है और स्टैटिस्टिक्स में भी है। यानी कि कुल मिलाकर ये चैप्टर अगर आप बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो आपके 2 से 3 नंबर तो सिक्योर हो ही जाएंगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करोगे। जैसे कि आपको पता होगा, मेरा एक एप्लीकेशन है पैराडाइज एकेडमी, तो आप मुझसे वहां पे कंप्लीट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हो, इंक्लूडिंग नोट्स एंड मॉक टेस्ट्स। उसके अलावा मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे मैं आपको नोट्स और दीगर चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, बाकी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी मैं आपको कंटेंट वहीं पे दे दूंगा। सो गाइस, चलिए जी मूव करते हैं। हमारा जो कि टॉपिक है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। आपको जो दिख रहा है परम्यूटेशन और दिख रहा है कॉम्बिनेशन, ये तो हम बाद में देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहने वाला है, तो इसमें हम समझेंगे कि ये प्रोसेस होता है क्या है, आता कहां से, ये परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है एक्चुअली, और ये फैक्टोरियल वगैरह क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम एनसीईआरटी के कंसेप्ट को देखेंगे तो पहला कंसेप्ट, वेरी फर्स्ट कंसेप्ट आपको मिलेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम उसको कहते हैं। ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, ये मेथड हमें क्या बोलता है, बोलता है कोई काम अगर एम वेज में होता है, कोई काम को करने के अगर एम वेज है और उसके साथ ही दूसरा कोई काम है उसको एन वेज करने के है, तो अगर ये दोनों एक साथ हो रहे हैं तो ये किस में होंगे, m इंटू एन वेज में। ये इनके मतलब ये पॉसिबल ओकरेंसेस क्या होंगे इवेंट्स की, वो होगा m इंटू एन। वही मैंने यहाँ पे बताया है कि इफ एन इवेंट कैन ओकर इन m डिफरेंट वेज, अगर कोई इवेंट ओकर हो सकता है m वेज में और उसको फॉलो करता है एक दूसरा इवेंट, यानी कि वो भी उसी के साथ ओकर होता है और वो किस में होता है, n डिफरेंट वेज में होता है, then the total number of occurrence of the events in the given order is m into n। तो टोटल नंबर ऑफ occurrences कितने होंगे, m into n। बताओ कुछ समझ में आ गया, नहीं आया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और सिंपली मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। हालांकि एडिशन प्रिंसिपल भी होता है, वो हम आगे देख लेंगे, फिलहाल आप इसको समझने की कोशिश करो। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा, उस एग्जांपल को समझने की कोशिश करो। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं पे जाना है, किसी शादी, कोई मैरिज आपको अटेंड करने जाना है, और आप अपने रूम में देखते हो कि आपको अब कपड़े पहनने हैं, तो आपके पास अवेलेबल है 2 शर्ट्स एंड 3 पैंट्स। 2 शर्ट और 3 पैंट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है गाइस। तो आपको इन्हीं का कॉम्बिनेशन बनाना है और आपको देखना है कि टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं, या कॉम्बिनेशन की छोड़ो तो टोटल इवेंट्स कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ओकरेंसेस कितने होंगे। सो गाइस, अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो नंबर ऑफ शर्ट्स आपके पास 2 है और नंबर ऑफ पैंट्स आपके पास 3 है, तो कितने बनेंगे, 2 3 जार 6, तो 6 इसका आंसर होगा। लेकिन चलो जी, हम देखते हैं वन बाय वन, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो गाइस, ये है फर्स्ट शर्ट और ये है सेकंड शर्ट S2, और यह है आपका फर्स्ट पैंट P1, P2 दूसरा एंड P3 तीसरा। तो देखो कैसे होंगे, या तो आप ये शर्ट फिट कर लोगे, उसके साथ आप ले सकते हो ये पैंट भी पहन सकते हो, दूसरा भी पहन सकते हो और तीसरा भी पहन सकते हो। तो बता कितने हो गए, 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है। अब आपने बोला ये शर्ट तो नहीं चलेगी, ये शर्ट तो नहीं चलेगी, चलो दूसरी शर्ट ट्राई करता हूं, ठीक है। दूसरी शर्ट आपने उठाई और आपने इस पैंट के साथ ट्राई किया, फिर इसके साथ ट्राई किया, फिर इसके साथ ट्राई किया, ठीक है। तो यानी कि और 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है आपके पास। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, 3 + 3 = 6 कॉम्बिनेशंस आपके पास है। आप डायरेक्ट कर सकते थे कि कोई काम करने के अगर आपके पास m तरीके हैं और उसी के साथ कोई दूसरा काम करने के अगर n तरीके हैं, तो टोटल तरीके आपके पास कितने होंगे, m into n।
तरीके हो गए, ठीक है गाइस। या इस तरीके से आप समझो, इस तरीके से आप समझो कि आपके पास शर्ट्स पहनने के लिए 2 अवेलेबल थे और उसके साथ ही आपके पास 3 पैंट्स भी थे, तो टोटल कॉम्बिनेशन 6 पॉसिबिलिटी थी। तो एक और क्वेश्चन हालांकि प्रीवियस ईयर में आ गया था ये क्वेश्चन, कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि कोई बंदा किसी गेट से गुजरता है, किसी गेट से गुजरता है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ गेट्स थे वहां पे। गेट समझते हो ना, जहां पे हम एंटर करते हैं, चाहे किसी बिल्डिंग में, चाहे किसी रूम में या किसी के मकान में। ओके, टोटल नंबर ऑफ गेट्स वर 12। कितने वर 12। अब ये बंदा जो है, अब ये जो पर्सन है, ये जिस गेट से जाता है उस गेट से इसको वापस नहीं आना है, उस गेट से इसको वापस नहीं आना है। तो टोटल देखेंगे कितनी वेज में कितनी पॉसिबिलिटी बनती है जिससे ये काम होगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे गाइस, गेट से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब अगर ये इस गेट से एंटर करता है, ठीक है, तो ये किस किस से वापस आ सकता है? इससे यानी कि टोटल 11 से वापस आ सकता है। अब अगर ये इससे एंटर कर सकता है तो इसके बगैर ये बाकी सारे गेट से ये निकल सकता है, ठीक है। अब अगर इससे ये एंटर करता है तो एग्जिट बाकी गेट से करेगा। अब अगर ये इससे करेगा, यानी कि एंटर ये कर सकता है कितने 12 वेज में, और एग्जिट करता है ये कर सकता है कितने 11 वेज में। तो टोटल कितना हुआ? वो हुआ 12 इंटू 11 इक्वल टू 132 वेज। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ गया था, सिंपल वे में इसका आंसर हो सकता था। ओके गाइस, चलो जी, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें हम कोई परम्यूटेशन वाले फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे आपको परम्यूटेशन से पहले फैक्टोरियल समझाना है, लेकिन इसको हम कॉमन सेंस से बनाने की कोशिश करेंगे। तो एज इट इज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, तो इससे हार्ड क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। गाइस, घबराने की कोई भी जरूरत, कोई मसला ही नहीं है। ओके, तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। 4 लेटर वर्ड्स हमें बताने कितने बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, चाहे मीनिंग हो या मीनिंग लेस हो, विच कैन बी फॉर्मड आउट ऑफ द लेटर्स रोज ROSE। ये आपके पास 4 लेटर है, आपको 4 लेटर वाले वर्ड्स बनाने। वाई द रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। गाइज, आपके पास लेटर्स है ROSE, और आपको कितने कितने लेटर वर्ड्स बनाने? 4 लेटर वर्ड्स बनाने, ठीक है। तो समझना गाइस, ये हो गया 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर। ओके, तो अब आप समझ लेना, ठीक है। आपके पास टोटल लेटर्स कितने? 1 2 3 4, कितने? 4, ठीक है। यानी कि आप अगर कोई वर्ड बनाओगे, कोई भी वर्ड बनाओगे, ये जो आपको पहला डब्बा लग रहा है ना, तो इसमें आपके पास कितने वेज में ये डब्बा भर सकते हो? 4 वेज में। तो यहां पे आप 4 लिखोगे। क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। फिर आप अगर दूसरे डब्बे को देखोगे, यहां पे रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर आपने कोई लेटर यहां से उठाया, लेट सपोज आपने ओ उठाया, ओ को पिक किया था, ठीक है, यानी कि अब आप ओ को पिक नहीं कर सकते। तो चॉइसेस कितने बचे आपके पास? 1 2 3। ये जो पॉसिबल चॉइसेस आपके पास रहे वो आप एक एक करके कम हो जाएंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 3। अब आपने सपोज आर और एस उठाया, ओ एंड एस लेटर उठाया, तो पॉसिबल चॉइस अब आपके पास 2 बचेंगे, 2 बचेंगे। इसी तरीके से लास्ट पॉसिबल चॉइस 1 रहेगी। तो बस इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो वो कितना होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल कितना होता है? इक्वल होता है 24। तो 24 वेज में न टोटल नंबर ऑफ वेज आर 24। ये आपका गाइस आंसर है, सिंपल सा, ठीक है। इसके अगर मैथमेटिक्स रूल देखेंगे तो यहाँ पे रिपीटेड लेटर्स नहीं है, डिस्टिंक्ट लेटर्स वगैरह कोई कंसेप्ट नहीं है। तो सिंपली आप 4 फैक्टोरियल वेज में, 4 फैक्टोरियल वेज आपके पास थे। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 इंटू इससे कम 1, उससे कम 1, उससे कम 1, 1 तक। तो वो कितना होता? 24 वेज हो जाता, ठीक है। यानी कि दोनों तरीकों से ये आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर किया मैंने। ओके गाइस, तो इसी तरीके से चलो एक और क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? गिवन 4 फ्लैग्स, 4 फ्लैग्स आपके पास गिवन है। ये मैं मिटाता हूं पहले। ओके,
चार फ्लैग्स आपके पास गिवन है डिफरेंट कलर्स के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितने सिग्नल जनरेट हो सकते हैं इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू फ्लैग्स। यूज दो फ्लैग्स जब हम मिलाएंगे, एक साथ मिलाएंगे, तब जाके एक सिग्नल यहाँ पे जनरेट होगी। यहाँ पे क्या होगी गाइस, एक सिग्नल जनरेट होगी। सो हमें बताना है कि कितने वेज में ऐसा हो सकता है, कितने वेज में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। सपोज आपके पास फ्लैग्स है, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स है चार डिफरेंट कलर्स के। सपोज आपके पास फ्लैग्स है रेड, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ऑरेंज एंड व्हाइट। ओके, ये आपके पास कितने हैं टोटल, ये आपके पास फोर चॉइसेस है। फोर चॉइसेस आपके पास टोटल है, कितने, फोर चॉइसेस आपके पास टोटल है। और आपको पता है कि दो फ्लैग्स की कॉम्बिनेशन से एक सिग्नल जनरेट होगा, तो डब्बे हमने बनाए दो। पहला डब्बा भरने के लिए आपके पास चार चॉइसेस होंगे, क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। और रिपीटेशन, जब रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, जब आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो आपको एज्यूम करना है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कोई भी क्या होता है, कलर रिपीट नहीं होगा। सो फोर चॉइस आपके पास टोटल है, तो आप इस पहले डब्बे को, चार चॉइसेस है आपके पास, तो अब रिपीटेशन जब अलाउड नहीं है, सपोज आपने रेड को पिक किया, तो दैट मींस आप रेड को फिर से पिक नहीं करोगे। आपके पास अब टोटल चॉइसेस कितने रहेगी, तीन। तो तीन वेज में आप इसको भर सकते हो, तीन वेज में आप इसको भर सकते हो। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हुआ, वो हुआ 4 × 3 = 12 वेज। तो 12 वेज या 12 सिग्नल जनरेट करी जा सकती है। ओके गाइस, तो कितना हुआ, 12 सिग्नल्स शुड बी द करेक्ट आंसर। अगर आप इसका मैथ्स लॉजिक देखोगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि वो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करो, बस समझने की कोशिश करो, देखते जाओ मैं क्या करता हूं, बाकी ज्यादा दिमाग मत लगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 एज इट इज पिक किया है क्लास 11th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से। सो हाउ मेनी टू डिजिट even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated। अगर digits यहाँ पे repeat हो सकते हैं, तो कितने कितने even numbers हम फॉर्म कर सकते हैं by the digits 1 2 3 4 5 6। ये digits हमें यूज करने। अगर हम देखेंगे digits क्या है हमारे पास, वो है 1 2 3 4 5 6, और ये हमें बोलता है इवन नंबर्स बनाने, इवन नंबर्स। तो गाइज अगर आपके पास कोई नंबर है, अगर आपके पास कोई नंबर है, तो सपोज ये इसका लास्ट यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट, अब अगर नंबर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो इस केस में आपके पास, आप इसको कितनी वेज में भर सकते हो, तीन ही वेज में भर सकते हो। अगर आप 1 रखोगे, 3 रखोगे, 5 रखोगे, तब आपको नंबर ऐसा मिलेगा जो कि ऑड होगा। गाइज आपको इवन रखना है, सो आप किस किस वे में भर सकते हो, 2 4 6 रख सकते हो, यानी कि आपके पास इसको भरने के 3 वेज है, 3 चॉइसेस है। कितने, 3 चॉइसेस है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके डियर। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे, कि ये जो पहला डब्बा है, इसको कितने भरने की चॉइस है आपके पास, तो आप यहाँ पे रिपीटेड है ना, रिपीटेड है ना, तो आपके पास अब ये एक या 3 वेज काम नहीं होंगे, बल्कि सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि ये रिपीटेड है। अगर आपने यहाँ पे 6 रखा, आप यहाँ पर भी 6 रख सकते हो। आपने यहाँ पे 4 रखा, यहाँ पर भी रख सकते हो। 2 रखा तो यहाँ पर भी 2 रख सकते हो, बिकॉज हियर क्वेश्चन में मेंशन, क्वेश्चन में क्या है, मेंशन है कि यहाँ पे रिपीटेशन इज अलाउड। ओके, सो गाइस इसको आप 3 वेज में भर सकते हो, इसको आप 5 वेज में भर सकते हो, 5 वेज में भर सकते हो। ओके, ये तो गलत हुआ, ये तो 5 तक है ना। यहाँ पे 2 वेज है, यहाँ पे 2 वेज में आप ये भर सकते थे। कौन सा डब्बा, ये वाला। तो 2 वेज में ये भरोगे, ये आप 5 वेज में, तो टोटल नंबर ऑफ वेज पॉसिबल कितने हैं, 10। तो 10 शुड बी द करेक्ट आंसर। बताओ, इतना आपने समझा ना? इतना आपने समझा? ओके जी, फिर अच्छी बात है। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर 1 below the other, एक दूसरे के नीचे है, on a vertical staff if 5 different signals are available।
ओके तो हमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स बताने के कितने जनरेट हो सकते हैं, अरेंज करना है कम से कम दो फ्लैग्स को इन ऑर्डर, किसी ऑर्डर में, एक को दूसरे के नीचे रखना। सपोज अगर आपने फ्लैग रेड फ्लैग ऊपर रखा है तो उसके नीचे और कोई कलर आ सकता है, यानी कि रेड रिपीट नहीं हो सकता। दैट मीन्स क्वेश्चन में हिंट हमें गिवन है कि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, आपके पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स क्या है, अवेलेबल है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे 5p2, लेकिन ये मेथड में आपको अभी नहीं बताओगे क्योंकि इसमें फैक्टोरियल वाली बात आ जाएगी। तो गाइस आपके पास चॉइसेस कितने हैं, टोटल चॉइसेस कितने आपके पास, बोलोगे सर 5 ओके। और आपको कॉम्बिनेशन बताना है कितना, दो दो फ्लैग्स का, ये हो गया एक फ्लैग, ये होगा दो फ्लैग। ओके सो पहले वाले में आपके पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है, 5। अब आपने एक पिक किया एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ये क्या कह रहा है, वन बिलो द अदर, ठीक है, यानी कि एक कलर के साथ कोई दूसरा कलर होना चाहिए बाद में। ओके सो दूसरे के नीचे दूसरे खाने को भरने के लिए आपके पास 4 चॉइस अवेलेबल है। सो आंसर शुड बी 5 into 4 दैट इज 20। तो 20 सिग्नल्स यहाँ पे जनरेट करी जा सकती है, कितनी, 20 सिग्नल्स यहाँ पे जनरेट करी जा सकती है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है गाइस, इनको ट्राई करने, जो नहीं आता है अभी रहने दो, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप सारे के सारे क्वेश्चंस बना लोगे। वैसे अगर आप अभी भी ट्राई कर सकते हो सो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर सकते हो इसी मेथड से जो मैंने आपको बताया। गेटिंग माई पॉइंट, एवरीथिंग क्लियर ना? ओके जी चलो अब हम आते अपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर जिसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की नोटेशन अगर हम देखेंगे तो फैक्टोरियल को हम इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज सेमीकोलन, या कुछ इस तरीके से जिसको हम उल्टा एल कह सकते हैं, थोड़ा टीडा एल होता है, ठीक है, थोड़ा मतलब एल ही आप याद रखो, एल। ओके तो चलो जी ये होता है गाइस, दिस इज द मतलब इसको हम फैक्टोरियल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं 5 फैक्टोरियल लिखो, 5 फैक्टोरियल लिखो, तो उसका मतलब होता है इस तरीके से फैक्टोरियल 5, या इस तरीके से आप लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल। मेरी बात समझ आ रही है ना? गेटिंग माई पॉइंट। तो अब मैं इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट, कुछ शॉर्टकट्स यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। ओके गाइस चलो जी अगर मैं आपको बताता हूं 0 फैक्टोरियल क्या होता है तो गाइस वो होता है 1। अगर मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आपको बताता हूं 1 फैक्टोरियल क्या होता है, वो होता है 1 ही। अगर मैं आपको बताता हूं 2 फैक्टोरियल क्या होगा तो वो होगा 2 into 1। अगर मैं आपको 3 फैक्टोरियल बताऊंगा तो वो होगा 3 into 2 into 1। अगर मैं आपको 4 फैक्टोरियल बताओगे लिखो तो आप बताओगे सर 4 into 3 into 2 into 1। तो आपको पता है ना क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 n minus 3 इस तरीके से ये आगे बढ़ता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको इस टेक्निकल वे में समझाता तो शायद आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, तो आप इस तरीके से अब बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखूं तो 5 फैक्टोरियल क्या मतलब क्या, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अच्छा अब हम एक पैटर्न यहां पे देखते हैं, n को मैंने बोला, n को मैंने 5 के इक्वल रखा है, अब यहां पर भी फैक्टोरियल, यहां पर भी फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल मैंने आपको कहा क्या, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 n minus 3 into so on। कब तक, जब तक ये 0 नहीं होता है, जब तक ये 1 के बराबर नहीं आता है। तो 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है, या इस तरीके से into so on, कब तक, into 1 तक, ठीक है। ओके जी चलो अब ये n इक्वल टू 5 तो कंडीशन सेटिस्फाई। अब n माइनस 1 n 5 के इक्वल, तो इस 4 को क्या हम इस तरीके से 5 माइनस 1 नहीं लिख सकते थे, n माइनस 2 इज 3, तो क्या हम इसको 3 को 5 माइनस 2 नहीं लिख सकते थे। अब ये वाला, इसको हम 5 माइनस 3 नहीं लिख सकते थे, अब ये इंटू साइन यहाँ पे यहाँ पे। अब आपको ये पैटर्न कुछ इस पैटर्न की तरह नहीं दिख रहा है, बताओगे सर, बिल्कुल हाँ जी हमें ऐसा दिख रहा है। तो यहां से अब आप ये
चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो। बताओ कोई शक यहां तक? कोई दिक्कत? अच्छा, हम समझेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को फर्दर हम किस तरीके से समझ सकते हैं, तो देखो देखो अब मैं अगर आपको बताऊंगा 6 फैक्टोरियल क्या होता है, आप बोलोगे 6 into 5 into 4 into 2 into 1। तो अब अगर मैं आपको बताऊंगा 7 फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप बोलोगे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ओके। अब अगर मैं 8 फैक्टोरियल बताओ क्या होता है, तो आप बताओगे सर 8 into 7 इक्वल into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो ये आपने समझा ना? बताओ। तो इन दोनों को हम 1 ही छोड़ देंगे तो अच्छी बात है, 1 ही छोड़ देंगे तो अच्छी बात है। अब 3 फैक्टर, अब 2 फैक्टोरियल आपको पता है 2 into 1 होता है, यानी कि 2 होता है। ओके। अब 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, क्या हो सकता है 3 into 2 into 1, यानी कि 3 फैक्टोरियल के बाद 3 के बाद क्या है 2 into 1 और 2 1 is 2, यानी कि ये बात है। ये बात और ये बात आपको सेम लग रही है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं 3 into 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल क्या है 2 फैक्टोरियल 2 into 1। तो सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं 4 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो आप बताओगे 4 ये दिखा और ये हमें क्या दिख रहा है इतना, इतना तो हमें 3 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं 4 into 3 फैक्टोरियल। ठीक है गाइस। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या, तो आप बताओगे 5 into 4 फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा 6 फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप बोलोगे 6 into 5 फैक्टोरियल। अगर मैं आपको बताऊंगा 7 फैक्टोरियल क्या है, आप बताओगे 7 into 6 फैक्टोरियल। ये चीजें बहुत काम आने वाली चीजें होती है गाइस। अगर मैं आपको बताऊंगा 8 फैक्टोरियल क्या है, तो आप बताओगे 8 into 7 फैक्टोरियल। इतना समझे ना आप? ठीक है गाइस। ओके 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 ओके। तो अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। चलो जी। 3 फैक्टोरियल देखो, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 होता है, और 3 फैक्टोरियल क्या होगा गाइस, वो होगा 3 into 2 क्या 6 होगा। अब 4 फैक्टोरियल क्या होगा, अब वो 4 फैक्टोरियल होगा 4 into 3 फैक्टोरियल। 4 into 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की जगह हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे, 6 रखेंगे, यानी कि 4 6 are 24। अब 5 फैक्टोरियल अगर मैं आपको बताऊं क्या होगा, तो आप बोलोगे 5 into 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की जगह 24 रखेंगे, तो कितना हुआ 120। अब अगर मैं आपको बताऊंगा 6 फैक्टोरियल क्या होता, तो आप बोलोगे 6 into 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120। कितना होगा वो 720 आई थिंक। ओके। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा 7 फैक्टोरियल कितना होगा, तो आप बताओगे सर 7 into 6 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू कितनी है 720। 720 720। सो यहाँ पे 0, 7 2 are 14, 7 7 are 49 +1 हो गया 50 तो इसी तरीके से आप फिर 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हो, 8 into 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे जा सकते हो गाइस। ये हो गया फैक्टोरियल। अब आपने समझा ना फैक्टोरियल। कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ ही कुछ कंसेप्ट्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मुझे बताइए कंप्यूट 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू बताओ। तो गाइस 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं क्या 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1, बताइए ये लिख सकते थे? ओके जी, लिख सकते थे। और 5 फैक्टोरियल के बदले हम लिख सकते थे 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, वो होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। बताओ। अब ये बात और ये बात आपको सेम नहीं लगती है? बिल्कुल लगती है, और ये तो कट जाएगी, सो 7 6 are 42, तो ये आपका आंसर हो सकता था। ये हो गया एक पॉसिबल वे। दूसरी पॉसिबल वे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग तेज लगाओगे तो कैसे कर सकते थे, तो आप यहाँ पे लिखो 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल के नीचे 5 फैक्टोरियल था ही, डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 7 into 6 = 42, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है।
आपने समझा नहीं? तो इसी तरीके से मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा, इसको सॉल्व करो। तो आप इसको लिख सकते हो 12 इंटू 11 इंटू क्या 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है। ओके, सो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 2 से ये 12 6 टाइम्स कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 66। तो हो गया ये कंप्लीट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास है 1/8 फैक्टोरियल, तो आप इसको लिख सकते हो 1/8 फैक्टोरियल इस तरीके से, प्लस प्लस 1/9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स अपॉन 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। बताओ x की वैल्यू आपको निकालने, वो खुद ब खुद अब निकल के आ ही जाएगी। ठीक है, तो गाइज ये खत्म, इसके साथ खत्म, क्योंकि इसके साथ खत्म होना है। ओके, तो वहां पे बचा क्या 1 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 9, 1 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू किसके इक्वल x डिवाइड बाई 10 9 आर 90। तो आगे जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, 10 डिवाइड बाई 9, सो कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू x डिवाइड बाई 90। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो गाइस, कैसे 9 से ये गया 10 टाइम्स, सो x इक्वल टू 100, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको इतना आता भी नहीं है ना, तो बस समझने की कोशिश करो, इनको कंपेयर करो। नाउ 90 बनता है, 9 यहाँ पे 90 बनता है, कब बनता है जब 10 से मल्टीप्लाई करेगी, तो 10 भी 100 बन जाएगा, तो x शुड भी 100 जब 10 से 10 टाइम्स हम करेंगे। तो इस तरीके से आप सोच सकते थे, ये होगा थोड़ा लेजेंडरी वाला अप्रोच। ओके गाइस, तो चलो जी, एक और कंसेप्ट मैंने यहां पे लिखा, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, क्या ये सच है? तो हम देखेंगे 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू, और 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बताओ, ऐसे लिख सकते थे। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा? अब यहाँ पे तो हमें, यहाँ पे हमें 7 6 और 42, 42 इंटू 20 कितना होता है, वो 840, 840। तो क्या ये दोनों साइड्स इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो आपने ये स्टेटमेंट सीखा कि ये इक्वल नहीं होंगे, यानी कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल नहीं होता है, 7 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होता है। तो आपने ये समझा ना? ओके जी। अब अगर यहाँ पे आपको होता 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, देखो 4 फैक्टोरियल माइनस अगर होता 3 फैक्टोरियल, तो क्या वो 1 फैक्टोरियल के इक्वल है? तो इसका तो आंसर हमने नो दिया, नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, अब अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरीके से होता, क्या ये 1 फैक्टोरियल के बराबर है? तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है? अब आपको पता चला कि 4 फैक्टोरियल हमारा किसके इक्वल, 24 के इक्वल होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, हमारा 24 के इक्वल होता है, और 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल। सो 24 माइनस 6, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। क्या 24 माइनस 6 तो 18 होता है, और 18 इज नॉट इक्वल टू 1, तो माइनस के केस में भी ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आपने ये समझा ना फैक्टोरियल। अब अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, तो आपसे ये आंसर निकलना चाहिए। ओके गाइस, चलो जी, ये वाले क्वेश्चन करो, एज इट इज एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, जरा मुझे बना के दे दो ये क्वेश्चन। तो 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि मैं, मुझे बेस में दिख रहा है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसको मैं 2 ही लिखूंगा, मेरी मर्जी। ओके, तो ये खत्म हो गया, 7 8 56 बटे 2 यानी कि 28 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करोगे, तो हम 1 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कलाकारी होती है, यहाँ पे सबसे छोटा वाला देखना होता है। ठीक है, इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसल आउट, तो यहाँ पे बचा 1 डिवाइड बाई 1 इज 1
प्लस 1/7 इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, x डिवाइड बाई 8 इंटू 7, x डिवाइड बाई 8 इंटू 7 लिखो इसी तरीके से, क्योंकि आगे और भी काटना है। तो क्या बन जाएगा, आगे बन जाएगा 7 प्लस 1 यानी कि 8/7 इक्वल टू x अपॉन 8 7 56 यानी कि 56। अब देखो 756 कब बनेगा, जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आपको 81 मिल जाएगी आंसर। ये आपको मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन के केस में पढ़ा है कि हम इस तरीके से सोच सकते थे। अदरवाइज आप बेसिक से भी सोच सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखो गाइस, आपको क्या करना होता है, ओके आपको क्या करना होता है, ये 7 से कटेगा 8 टाइम्स, सो 8 8 आर 64। हाँ, यहां पर भी 8 टाइम्स 7 8 टाइम्स यहां पे हुआ, तो 8 टाइम्स यहां पे भी होगा, तो 64 आंसर। हाँ जी, मैंने ही गलत बोला था। ओके जी, चलो तो ये कट जाएगा, सो x इक्वल टू 8 8 आर 64, तो 64 शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से आपको करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको इवैल्यूएट करो, n की वैल्यू 6 रखो, r की वैल्यू 2 रखो, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिखाना है। n की जगह 6 यानी कि यहाँ पे ऊपर हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल यानी कि 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो आप इसको लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, और नीचे आपको बचा क्या, 6 में से 2 गए तो 4 यानी कि 4 फैक्टोरियल। अब मुझे पता था कि डिनोमिनेटर में मुझे 4 फैक्टोरियल बच रहा है, तो इसलिए मैंने ऊपर ऐसे लिखा, तो क्योंकि ये अब कट जाएगा और हमारा सिंपल सा आंसर 30 निकल के आ जाएगा। ओके, सो अब अगर हम इसी क्वेश्चन को n की वैल्यू 9 रखते, r की वैल्यू 4 रखते, तो क्या होता, तो हमें लिखना पड़ता पहले 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r यानी कि 9 में से 5 गए तो 4 यानी कि नीचे 4 फैक्टोरियल। तो मैं उसको लिख सकता था कैसे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल। अब ये काटना है, जो आपको मिलेगा वो आंसर बताओगे आप यहाँ पे। ओके, अब हम आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पे, जिसको हम कहते हैं परमिटेशन। सो गाइस, परमिटेशन को मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है गाइस, अरेंजमेंट होता है मतलब परमिटेशंस का। तो अरेंजमेंट किस में होता है, डेफिनेट ऑर्डर में होता है, ठीक है। और हम ये ऑर्डर सारे ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को या तो सबके सब ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं, या तो कुछ ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे हम लेते हैं, लेकिन उनका क्या करते हैं गाइस, अरेंजमेंट करते हैं। परम्यूटेशन के केस में अरेंजमेंट होता है और कॉम्बिनेशन के केस में सिलेक्शन होता है। थोड़ा सा डिफरेंस में आपको बताओगे, देन हम इस फार्मूला को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो गाइस, परमिटेशन, सपोज हमें टीम बनानी है 3 मेंबर्स की कोई टीम बनानी है, 3 प्लेयर्स की, और प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल है ABCD, ठीक है, ABCD। यानी कि अगर आपको अब परमिटेशन करना है ना, परमिटेशन, ये हो गया परमिटेशन, और ये हो गया गाइस कॉम्बिनेशन, ठीक है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन। तो परमिटेशन का मतलब आपको 3 लेने हैं। अगर आपने 3 प्लेयर्स लिए, सपोज 3 ही पर्सन आपके पास है ABC, तो परमिटेशन में आप क्या कर सकते हो, ए को पहले नंबर पे लोगे, ठीक है, पहली सीट पर बिठाओगे उसको। सपोज 3 आदमियों को, 3 टीम मेंबर्स को आपको चेयर्स पे बिठाने, एक चेयर बड़ी है, दूसरी छोटी, तीसरी उससे छोटी है, ठीक है। या सपोज कोई चेयर गोल्डन है, कोई सिल्वर है, कोई कॉपर है, इस तरीके से समझ लो। तो ए को आप गोल्डन पे रखो, ठीक है, फिर बी को रखो या सी को रखो, इस तरीके से। फिर ए को गोल्डन तरह फिक्स करो, सी को दूसरी चेयर पर और बी को तीसरी चेयर पर, ठीक है। सो इसी तरीके से अब आप बी को यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे आप ए सी को रख सकते हो, और बी को फिक्स रखो तो सी ए को इस तरीके से चेंज कर सकते हो। वहीं पे आप अब एक काम करो, अब आप यहाँ पे काम करो कि सी को फिक्स रखो, आप यहाँ पे ए बी को रख सकते हो, सी को फिक्स करोगे तो आप बी ए को रख सकते हो। तो
टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, कितने वेज में आप ये काम कर सकते हो, तो 6 वेज में कर सकते हो। सो परम्यूटेशन की फार्मूला अगर हम बात करेंगे तो 3p3, ठीक है, 3p3। तो ये हो गए परम्यूटेशंस। यहाँ पे क्या होता है, अरेंजमेंट मैटर करता है, अरेंजमेंट। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे इसकी सीट पहले नंबर, फिर मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे इसको शिफ्ट किया, फिर यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट किया। तो आप देख सकते हो कि परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बिकॉज कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन। यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे खाली ये पता है हमें कि ए बी सी की टीम है और ये सिलेक्ट हो गई ये मेंबर्स, इनका ऑर्डर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये आपने समझा ना। फर्दर हम कॉम्बिनेशन हम बाद में समझेंगे, फिलहाल आपको परम्यूटेशन मैंने यहाँ पे समझाया। ओके गाइज, क्या किया मैंने, परम्यूटेशन आपको समझाया। अब परम्यूटेशन के केस में जब आपको 3 नंबर्स की परम्यूटेशन बनानी थी, तो मैंने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताए, मैंने पॉसिबल वेज बताए कि 6 वेज है टोटल, हम इनकी परम्यूटेशन कर सकते हैं। ओके गाइस, इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला की अगर मैं बात करूंगा, ये बोलता है NPR। तो n कितना है हमारे पास, 3, टोटल 3 में से हमें टीम बनानी है और उनका अरेंजमेंट करना है, और हर एक टीम में 3 होंगे, तो 3PR, ठीक है। तो देखो ये है आपको कितने मेंबर्स की टीम बनानी है, तो ये है कितने में से बनानी है, तो जितने हैं उतने में से उतने की टीम बनानी है। सो 3p3 कितना होता है n फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस, ये क्या है गाइस, n, दिस इज r, n माइनस r, यानी कि 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3, यानी कि 0 फैक्टोरियल। तो क्या होगा, ऊपर होगा 6 और नीचे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर 6, जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था। ठीक है गाइस, अब हम बात करेंगे फॉर्मूला की, अब हम बात करेंगे कि फॉर्मूला क्या होती है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे गाइस। ओके, तो चलो जी, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे एन पी एन, तो एन को हम पुट करेंगे सपोज 5, ठीक है। तो इसका मतलब 5p5, तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 उसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो वो कितना होगा बताओ, वो होगा 120। कितना होगा गाइस, 120 होगा, क्योंकि नीचे तो ये 1 हो जाएगा, सो ऊपर बचा ये। अब अगर मैं आपको अब अगर मैं आपको बताऊंगा कि कि NP2 बताओ, या NPR आपको निकालना है, और n की वैल्यू 3 है और p r की वैल्यू 2 है, यानी 3 में से 2 का अरेंजमेंट करना है। सो आप क्या लिखोगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। सो वो कितना होगा, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इज 1, तो वो 6 होगा। तो आपने देखा कि ये इस तरीके से ये प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ कलाकारी में आपको यहाँ पे दिखा होगा ये फॉर्मूला, अगर आप याद भी नहीं रखोगे तब भी आप ये सीख जाओगे। तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू 3 दिख रही है, r की वैल्यू 2 दिख रही है, तो ये क्या 2 दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यानी कि दो टर्म्स लिखने, एक दो, और स्टार्ट करना है 3 से, 3 इंटू 2, ये आंसर होगा, दिस इज आंसर, क्या है फिर 6, ठीक है। तो ये है गाइस फॉर्मूला। अगर फार्मूला की बात करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला दिख रही होगी, लेकिन हम फार्मूला के यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपने समझा कि हम प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। अब अगर मैं आपको बताता हूं अब अगर मैं आपको बताता हूं 5p2 बताओ, 5p2 बताओ, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 5 इंटू 4, तो कितना, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 टर्म्स मैंने लिखे, तो 20, ठीक है। अब हम देखेंगे इस फार्मूला में पुट करके, सो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल, यानी कि हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, यानी कि 5 माइनस 2 और उसका फैक्टोरियल। तो हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा, और वो 20 तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये और ये वाली चीज क्या है, सेम है। आपको दिखा दिखा
कि नहीं दिखा, ठीक है। अब आपने शॉर्टकट देखा। अब अगर मैं आपको बताता हूं, 50p2 बताओ, 50p2 बताओ, तो आप क्या करोगे काम, आप सिंपल सा लिखोगे 50 इंटू 49। अब अगर मैं आपको बताता हूं 25p4 बताओ, तो आप क्या लिखोगे, 25 से रिवर्स करोगे, फिर 24, कितने टर्म्स, 4 टर्म्स, 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 21, इस तरीके से करोगे। अब आपने समझा ना। हाँ, अब मैंने आपको एक ड्राइव ट्रिक बताई यहाँ पे कैसे क्या करना है। तो चलिए जी, क्वेश्चंस पे हम जाएंगे, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और आपके कंसेप्ट्स और भी थोड़े थोड़े क्लियर हो जाएंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिख रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद, ठीक है। हमें बताने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये लेटर्स कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 9 टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास, इक्वल टू 9। ओके, अब इसमें देखेंगे रिपीटेड कितने हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे रिपीटेड कितने हैं। रिपीटेड क्या है, ए 4 टाइम्स, यानी कि ए है कितनी बार, 4 बार रिपीटेड। और अब हम देखेंगे और कुछ रिपीटेड मत है, जी हाँ, एल हमारे पास रिपीटेड है 2 बार, एल 2 बार है, ठीक है गाइस। ओके, अब अगर रिपीटेड यहां पे नहीं होगा, अब अगर यहां पे रिपीटेड नहीं होता, तो हम इसका आंसर डायरेक्ट 9 फैक्टोरियल लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे रिपीटेड है ना, रिपीटेड है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसका आंसर करेंगे सॉल्व। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो इसका क्या करना है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालने हैं ना। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होता है, वो होता है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल होता है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। लेकिन यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है, तो हम करेंगे टोटल n कितने हैं, 9, यानी कि 9 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे कौन कौन सा रिपीट है, ए कितनी बार, 4 टाइम्स रिपीट है तो 4 फैक्टोरियल, इनटू एल 2 बार रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल। सो वो कितना बन जाएगा, आपको आप लिख सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, डिवाइड करोगे आप 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो ये कट गया, ठीक है। सो 2 4 जार 8, अब ऐसे करो, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करो, 5 6 30, 30 7 210, 210 ज़रब 36, यानी कि 36 इंटू 210, तो करोगे 0 36 के 36, तो 3 यहाँ पे 36 दूने 72, तो 3 हो गए 75, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप सोच के शायद परेशान होते होगी कि मैं इतना जल्दी कैलकुलेशन कैसे करता हूँ, लेकिन आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए चाहिए बेटा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हालांकि कैलकुलेशन एरर अगर कहीं पे होगा तो उसको आप खुद ही ठीक कर लेना। ओके गाइस, मुझसे भी एरर होते हैं कभी कभी, क्योंकि मैं पढ़ाते टाइम थोड़ा दिमाग कम काम करता है मेरा। ओके, how many 4-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if repetition of digits is not allowed। अब देखो, ये बहुत ही आसान टू लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास डिजिट्स है 1 to 9, यानी कि डिजिट्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है हमारे पास डिजिट्स, ठीक है। तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट बनाएगी तो इस तरीके से करेगी, 1 2 3, तो 4 डिजिट नंबर। ओके जी, समझ गए ना आप। और रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स यहाँ पे अलाउड नहीं है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है। यानी कि पहला डिजिट अगर हम भरेंगे तो हमारे पास कितने चॉइसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चॉइसेस है, ठीक है। अब जबकि हमने एक डिजिट को भरा है तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर हमने यहां से कोई डिजिट उठाया, सपोज हमने 3 पिक किया था, अब हम इस 3 को नहीं लेंगे। अब हमारे पास चॉइसेस कितने रहे, टोटल 8, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी, एक एक फिर एक एक कम हो जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो 9 8 आर 72 इंटू 7 6 आर 42। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करो और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है गाइस। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। कहता है हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्मेड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5
इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। देखो गाइस, ये आपके पास डिजिट्स है, डिजिट्स आपके पास क्या क्या है, डिजिट्स आपके पास है टोटल 0 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल कितने डिजिट्स है 6 आपके पास चॉइसेस है टोटल। ठीक है, लेकिन आपको नंबर बनाना है, इन बिटवीन नंबर शुड बी 100 टू 1000, यानी कि ये नंबर आपका होगा 101 से लेकर 999 तक। ठीक है, इसके बीच में ये नंबर होगा। तो नंबर क्या होगा, आपको क्या दिख रहा है, नंबर शुड बी 3 डिजिट्स। तो अब आपको मैं कहूंगा कि 3 डिजिट वाला आपको नंबर बनाना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे रफ, तो इसको आप रफ ही रहने दो। तो अब हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, 3 डिजिट, ये हो गया 1 2 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। ठीक, और नंबर 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 हमें 101 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले में, अगर ये पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, ये तीसरा डिजिट है, टोटल 3 डिजिट नंबर का, तो हम यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 0 रखेगी तो वो तो 100 से छोटा नंबर हो जाएगा। तो इस पहले डब्बे को भरने की चॉइसेस हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 चॉइसेस है हमारे पास। ठीक है, 5 चॉइसेस है हमारे पास। अब ये कहता है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अगर हमने अब कोई पिक किया तो हमारी चॉइसेस खत्म हो गई, एक चॉइस। अब हम यहाँ पे लेकिन दूसरी जगह पे 0 भी रख सकते हैं, तो यानी कि हमारी चॉइसेस फिर से वही 5 रहेगी, और तीसरे डब्बे को हम 4 वेज में भर सकते हैं। तो टोटल कितना होगा, 5 5 और 25 इंटू 4 यानी कि 100। तो 100 लेटर 100 मतलब नंबर्स हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को बनाने की कोशिश करो। एग्जांपल नंबर 14 है एक्चुअल में मैथ्स पे। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट। ठीक है, तो 8 लेटर अरेंजमेंट्स, तो पहले हम देखेंगे ये कितने लेटर का वर्ड है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ठीक है, 8 है हमारे पास। ओके जी, तो क्या है हमारे पास, डी ए यू जी एच टी ई आर। तो पहला केस अगर हम देखेंगे, ऑल वोवेल्स ओकर टुगेदर, सारे वोवेल्स एक साथ है। तो वोवेल हमारे पास क्या है, ए यू और ई, ये तीनों हमें एक साथ रखने हैं। ये तीनों अगर हम एक साथ रखेंगे, इसको डब्बे में बंद करेंगे, ए यू ई। ओके, और हमें बाहर फिर क्या क्या रहता है, डी जी एच टी आर, डी जी एच टी आर। अब अगर हमने इसको एक ही माना तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 डिजिट, 6 लेटर्स हो गए ना हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट हम करेंगे, क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल, क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल। ओके, 6 फैक्टोरियल करेंगे डिवाइडेड बाय, या हम करेंगे इनटू, इनटू। अब 6 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि वावेल को हमने एक ही माना। ठीक है, वावेल्स टुगेदर एक साथ आते होंगे, है ना, आते होंगे। लेकिन लेकिन अब ये यहाँ पे स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं। ठीक है, या हम कहें कि इस तरीके से देखो, हमने 6 टोटल देखा, तो 6 फैक्टोरियल इनटू, अब वॉवेल्स के अंदर भी अरेंजमेंट होगा ना, ए पहले है, यू फिर है, फिर ई है, तो पहले ई हम रख सकते, फिर यू, फिर ए रख सकते, पहले यू रखेंगे, फिर ए, फिर ई रखेंगे, यानी कि यहां पर क्या है, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा मल्टीप्लाई में। सो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, शायद 720 होती है, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। तो मैंने आपको बताया आंसर इसका 5040 आ जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया ना। हाँ जी, ये इतना नहीं आएगा एक्चुअल में, देखो कितना आएगा, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 600, 6 दूने 12, 1 की 6 7 42, तो 1 हो गया 43, 4320 इसका आंसर आ जाएगा गाइस। कितना, 4320। तो ये आपका गाइस एक सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा यहां लिखेंगे 4320।
ओके, अब हम दूसरे को देखते हैं। कहता ऑल वॉवल्स डू नॉट ओकर टुगेदर, ऑल वॉवल्स डू नॉट ओकर टुगेदर। कहता सारे वॉवल्स अब एक साथ नहीं रहने चाहिए, तब हम कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है इफ ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। ओके, इफ ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। तो बनाओ, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। ओके, अगर हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने हम बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हम बना सकते हैं, तो आप बताओगे सर 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। और वॉवेल्स जब टुगेदर है तो कितने अरेंजमेंट्स थे हमारे पास, कितने अरेंजमेंट्स थे हमारे पास? आप बोलोगे सर 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये वाली बात, ये वाली बात आप बताओगे, है ना? देखो कि जब वॉवेल टुगेदर है और टोटल अरेंजमेंट माइनस करेंगे वो अरेंजमेंट जहां पे वॉवेल एक साथ है, तो हम पता लगा सकते हैं फिर क्या वो अरेंजमेंट जहां पे वॉवेल एक साथ नहीं है। तो ये मेरे कहने का मतलब है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो अब आप यहां पे इसको सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस। क्या है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो करो सॉल्व। 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस करेगी 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है गाइस, इतना आपने किया ना? ओके, ओके। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, अगर हम 6 फैक्टोरियल को, अगर हम 6 फैक्टोरियल को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे इस 6 फैक्टोरियल को, तो हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या रहेगा 8 इंटू 7। ओके, 8 इंटू 7, तो आगे ने इसकी बराबरी 8 इंटू 7, तो आगे इसकी बराबरी माइनस करेगी, माइनस करेगी, क्या करेगी, माइनस हम करेंगे 6, माइनस हम करेंगे 6, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, तो माइनस करेंगे हम यहाँ पे 6। ओके, इतना आपने समझा ना? इतना आपने समझा। अब देखो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 720, इनटू करेंगे 8 7 56 माइनस 5, तो कितना हो गया 50 रहेगा। तो अब आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे इजी रहेगी, क्या है 0 0 आ जाएगा, देन 5 2 आर 10, 1 कैरी, 5 7 35 प्लस 1 हो गया 36 एंड 36000 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप कर सकते थे ये क्वेश्चंस। ओके गाइस, चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, फटाफट इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी लेटर, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स। पहला पार्ट हमें कहता है डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, पी से स्टार्ट होनी चाहिए, पी से स्टार्ट होनी चाहिए, तो पी को हम फिक्स करेंगे। ठीक है, अब पहले हम देखें कि ये कितने हैं टोटल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं 12 है। ओके, 12 है ना टोटल। तो अगर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, अगर हम निकालते, अगर हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालते, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अगर हम निकालते गाइस, तो वो कितना होता है, वो आप बोलोगे सर 12 फैक्टोरियल डिवाइड में, फिर देखते हैं रिपीट क्या क्या होता है और कितनी बार होता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ई, ये ई, ये ई, ये ई कितनी बार, 4 बार रिपीट है, तो 4 फैक्टोरियल इनटू, और कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, क्या एन, 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल इनटू करेंगे, और कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा है, हाँ जी डी हो रहा है, कितनी बार 2 बार, 2 बार, तो आप 2 फैक्टोरियल यहाँ पे करते, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स हमें मिलते कितने, वो हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं गाइस। ओह ओह माय गॉड, कैलकुलेशन बहुत 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 ज्यादा हेक्टिक है, क्या करूं मैं अब? चलो मैं निकालता हूं इसको पहले। 1 6 6 3 2 0 इतना, 1 6 6 3 2 0, ये हो गए आपके टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। ठीक है, लेकिन लेकिन अब हमें मसला है, पहला पार्ट हमें कह रहा है, क्या कह रहा है, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, ये स्टार्ट हो जाएगा पी से, ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इस पी को हम
फिक्स करेंगे, इस पी को हम फिक्स करेंगे। तो रेस्ट चॉइसेस हमारे पास कितने रह गए? आप बोलोगे सर रेस्ट तो हमारे पास कितने रहे? आप बोलोगे सर 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, क्योंकि पी फिक्स है ना, तो चॉइसेस हमारे पास कितने मौजूद है? 11, ठीक है ना। तो ये पहले का आंसर आप लिखोगे 11 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय रिपीट आप देखोगे क्या क्या हो रहा है इसमें, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, वो आप इसी तरीके से लिखोगे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है और नीचे आप इसको डिवाइड करोगे, सो आंसर आपको मिलेगा 138,600। ओके।